एपिसोड 399 पहला अड्डा साफ प्रतियोगिता की शुरुआत। जय, वैशाली और रीना तीनों ही एक साथ उस अड्डे पर धावा बोल देते हैं। वे एक साथ उस अड्डे पर हमला करते हैं जिससे एक दहाड़ सुनाई देती है और उस अड्डे की बाहरी दीवार एक ही झटके में उसके गार्ड्स के साथ ध्वस्त हो जाती है। जब सभी इस चीज को सुनते हैं तो वे तुरंत सतर्क हो जाते हैं और इस दिशा में देखते हैं। वे देखते हैं कि तीन परछाइयां हवा में खड़ी हुई हैं। ये तीनों की तीनों परछाइयां अपने हाथ में एक एक हथियार पकड़ी हुई थीं। एक लड़का और बाकी की दो सुंदर लड़कियां एक साथ उनके अड्डे पर हमला बोल देते हैं। वे सभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके गले जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। जय जल्दी से 10 कैप्टन्स को, जो कि सभी के बॉस थे, खत्म करता है और उनके सर को और टोकन को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। स्टोरेज रिंग में रखने के बाद ऐसा मान सकते हैं कि वस्तु के लिए समय रुक जाता है, यानी कि वह ना तो सड़ेगी ना ही गलेगी। जल्दी ही बाहर मौजूद सारे पहरेदार मारे जाते हैं। भीतर मौजूद सभी के सभी पहरेदार बाहर हो रही घटना को सुन लेते हैं। वे सभी तुरंत सतर्क मुद्रा में आते हैं और अपने अड्डे पर मौजूद प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को उपयोग कर देते हैं। लेकिन जय ने इस जगह पर आने से पहले ही सेपरेटिंग फॉर्मेशन को बना दिया था। अगर कोई मृत्युवीर स्तर का योद्धा संदेश भेजता तो वह उसकी बनाई फॉर्मेशन को पार कर जाता, लेकिन मृत्युवीर स्तर से नीचे का कोई भी योद्धा उसकी फॉर्मेशन को पार कर ही नहीं सकता था। इस वजह से वह इस बात के लिए तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होता है। इस वक्त उस मीनार के भीतर से एक हट्टा खट्टा राक्षस जैसा व्यक्ति बाहर आता है। वह आकार में एक इंसानी शरीर का 5 गुना था और उसके माथे पर 2 सिंग थे। वह अपने पैने दांतों के साथ सामने की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है, तुम तीनों को मरने का शौक है, इसलिए यहाँ पर आ गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? तुम जानते भी हो हम किसी ताकतवर दल से हैं। जय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, तुम चाहे किसी भी दल के हो, लेकिन हम यहाँ पर स्लेयर टैंक्स दल के असेसमेंट को पूरा करने के लिए आए हैं। उनके असेसमेंट के अनुसार जो भी तुम्हारे सर को लाने के लिए काबिल होगा उसे वे एक स्क्वाड लीडर बना देंगे, और मुझे वो पोस्ट चाहिए। जब वो व्यक्ति जय की बातों को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो अपने दांत भींचता है और कहता है, बच्चे तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो और तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली बच्चे को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तुम उस दल से जुड़कर क्या ही करोगे? हमारे डार्क ड्रैगन फोर्स से आकर जुड़ो। लॉर्ड डार्क ड्रैगन जब तुम्हारी प्रतिभा को देखेंगे तो फिर ले तुम्हें अल्टीमेट ट्रीजर से इनाम देंगे और तुम्हें एक अच्छी खासी ड्रैगन गार्ड की रैंकिंग भी देंगे। उस हंटर दल के लिए तुम अपनी जान को व्यर्थ में ही खतरे में डाल रहे हो। आज तक उनके मुखिया की भी हिम्मत नहीं हुई सीधे हमसे टकराने की। अभी वो इस असेसमेंट के नाम पर बस तुम लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे हमारी ताकत की गहराई को नाप सकें। उस जानवर की बात सुनकर जय इतना तो समझ जाता है कि स्लेयर टैंक्स दल के इस दल के साथ अच्छे संबंध नहीं है, और अब वे कितने खराब हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर ताकत के बीच दूसरे की ताकत छीनने की जंग तो लगी ही रहती है। रही बात नीलामी हाउस की, तो वह केवल ब्लैक वाटर सिटी पर ही काबू करके रखा हुआ है और उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपने शहर के भीतर के लिए जिम्मेदार है। जय उस सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनता है और कहता है, एक बैल मुझे ये बात समझा रहा है। आज सच में तुम्हें देखकर मेरा मटन बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। जब वो व्यक्ति यह सुनता है तो उसका चेहरा तुरंत गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। वो अपने दांत भींचते हुए कहता है, बच्चे तुमने अपनी हद को पार कर दिया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें गिद्धों को डालने वाला हूँ। वो ये कहता है और अपने पीछे से एक भारी भरकम कुल्हाड़ी को निकालता है। वो कुल्हाड़ी लगभग जय के पूरी शरीर जितनी बड़ी थी, साथ ही उसका वजन किसी छोटे पहाड़ से कम नहीं था। जय भी उस कुल्हाड़ी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि क्या वो उस कुल्हाड़ी को उठा सकता है। चलो एक ट्राई करने में क्या जाता है। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ता है और अपने भाले के साथ पहला हमला कर देता है। एक बहुत ही भयानक ऊर्जा की हवा उस बैल की तरफ बढ़ती है। वो व्यक्ति तुरंत खतरे को भांप लेता है और अपनी जगह से हट जाता है। साथ ही वो अपनी कुल्हाड़ी को घुमाता है और उससे जय के हमले को रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही जय का हमला उस कुल्हाड़ी से टकराता है, उस कुल्हाड़ी और उसके भाले दोनों में कंपन होता है और जय पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। ये देखकर वह बैल से इंसान में बदल चुका व्यक्ति चैन की सांस लेता है। इसके बदा वो कहता है, बच्चे तुम सच में प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। अब तुम केवल यहाँ पर ही धूल बनकर रह सकते हो। तुम्हारा इस दुनिया में सफर यहीं पर खत्म होता है। और चिंता मत करो, तुम्हारे उस हंटर दल को भी मैं ही अपने हाथों से खत्म करने वाला हूँ। जय उसकी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि यह बैल कुछ ज्यादा ही बैलबुद्धि नहीं है। सामने वाले ने हमला करते समय कह दिया कि वो इस दल से, तो उसने मान भी लिया।
वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है, तुम मेरे दल को खत्म करोगे, आज तुम मेरे हाथों से मरने ही वाले हो और मेरे दल के असेसमेंट को पास करने का एक जरिया बनने वाले हो। इसके लिए तुम्हें अपने आप पर गर्व करना चाहिए और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मारोगे। जय ये कहता है और तेजी से आगे बढ़ता है और अपना भाला घुमा देता है। जैसे ही वो ये करता है, इस बार पहले से भी ज्यादा जोरदार हवा आगे बढ़ती है। वो बैल भी इस बार खड़ा नहीं रहता है और हमला करता है। उसकी कुल्हाड़ी जहां से भी गुजर रही थी हवा में कंपन पैदा कर रही थी। वो कुल्हाड़ी और जय का भाला आपस में टकराता है। जय के भाले में भी वजन था, लेकिन वो उस कुल्हाड़ी के मुकाबले में कम था, जिस वजह से वो 4 से 5 कदम पीछे हो जाता है। अपने सामने एक ओपनिंग को देखकर वो बैल तुरंत मौके का फायदा उठाता है और जय की नासंभली स्थिति पर हमला कर देता है। जय इस हमले को भांप लेता है और तुरंत अपनी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो अपनी जगह पर एक परछाई छोड़कर गायब हो जाता है। उस बैल का भाला उस परछाई से गुजरता है और वो परछाई हवा में घुल जाती है। वो बैल भी ये देखकर हैरान हो जाता है। जय उसके पीछे प्रकट होता है और कहता है, तुम्हारी इस सांड जैसी ताकत का कुछ तो करना होगा। वो ये कहता है और इस बार अपने भाले पर दोनों आइस फायर फ्लैम को संकेंद्रित कर लेता है। जैसे ही वो बैल यह महसूस करता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। वो उस फ्लैम को देखता है और अपने बिल्कुल भीतरी हिस्से से एक डर महसूस करता है। वो समझ जाता है कि उसके सामने मौजूद वो चीज कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि स्वर्ग की अद्भुत रचना थी। वो पहले तो थोड़ा घबराता है और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो हंसने लगता है और कहता है, बच्चे, तुमने इस चीज को मेरे सामने लाकर बहुत ही अच्छा किया। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा शरीर लॉर्ड ड्रैगन को भेंट के रूप में दूंगा। वे जब जानेंगे कि मैंने उनके लिए एक स्काई फ्लैम को गिफ्ट किया है तो मेरा स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। हा हा हा। जय उसकी बातों को सुनता है और अपना माथा हिलाता है। वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो रहे, चलो तुम्हें निराशा और डर महसूस कराया जाए। जय ये कहता है और इस बार अपने सो मिस्टीरियस चेंजेस का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वह अपने शरीर की मजबूत को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा देता है। वो अपने हाथ की हलचल से ही अपने भाले में कंपन पैदा कर पा रहा था। वो बैल भी अपनी कुल्हाड़ी पर पकड़ को मजबूत कर लेता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वो इस हमले में अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक ही हमले में जय को खत्म कर उसे लॉर्ड ड्रैगन को भेंट करने के लिए बेचैन था। वह अपनी सारी ऊर्जा को अपनी कुल्हाड़ी पर केंद्रित करता है और उसे जय की तरफ फेंक देता है और दूसरी ओर से खुद भी एक पंच बनाकर उस पर हमला करने के लिए आता है। वो कुल्हाड़ी एक बैंगनी रंग की रोशनी से चमकती हुई जय की तरफ बढ़ती है। जय उस बैले की लड़ने की रणनीति को समझ जाता है। वो बैल अपनी रणनीति से खुश था और पक्का मान चुका था कि इस बार जय बच ही नहीं सकता है, लेकिन जब वो जय के पास पहुंचता है तो वो एक खालीपन महसूस करता है। ये खालीपन उसने शुरुआती हमले के दौरान महसूस किया था। इस खालीपन को महसूस कर वो तुरंत अपनी डिफेंस क्षमता को ट्रिगर करता है और अपनी ही कुल्हाड़ी को रोकता है। उसकी कुल्हाड़ी जब उससे टकराती है तो वह अपने हाथों में कंपन को महसूस करता है, लेकिन इस सबसे वो संभल पाता उससे पहले ही वो एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा का आभास करता है और अगले पल वह अपने सामने की दुनिया को घूमता हुआ महसूस करता है। उसकी नजरें नीचे गिरने लगती हैं। जब उसकी नजरें घूमते हुए ऊपर देखती हैं तो वह एक सरकटी हुई बॉडी को देखता है। इसी के साथ वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके मरते ही नीचे मौजूद सभी लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है और वे सभी भागने लगते हैं, लेकिन रीना और वैशाली बड़े ही आसानी से उन सभी को मार देते हैं। वैशाली की ताकत और जय की ताकत लगभग बराबर थी, जिस वजह से जय को उस बैल से लड़ते समय किसी भी तरह की कोई भी चिंता नहीं थी। रीना थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन वह भी इतनी ताकतवर तो थी कि मामूली महावीर रैंक के योद्धाओं को वह हरा सके। उस पूरे अड्डे को खत्म करने के बाद अंगद अपनी लोटस फ्लैम को बाहर निकालता है और उसे एक हाथ की लहर के साथ जमीन पर भेज देता है। वो लहर पूरी बाहरी जगह को जला देती है और वहां पर उन मृत शरीरों की जगह पर राख के भंडार रह जाते हैं। ये सारे काम करने के बाद वो रीना और वैशाली के साथ बिना किसी भी देरी के उस महल में घुस जाता है और सारा खजाना लूट लेता है। अंदर उन्हें बहुत से इंसानी कैदी भी मिलते थे जो कि शायद उन जानवरों का खाना थे। जय उन सभी को आज़ाद करता है और उन्हें एक प्रोटेक्टिव तैलिस्मान देकर आज़ाद कर देता है। वो तैलिस्मान एक आकाशीय तैलिस्मान था जो कि उन्हें इस जंगल के किनारों पर टेलीपोर्ट कर देगा और वे इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। जय उनके लिए केवल इतना ही कर सकता था। आगे की जिंदगी उनकी किस्मत और उन पर ही निर्भर थी। इस सब कामों को करने के बाद वह रुकता नहीं और अगले अड्डों पर भी हमला शुरू कर देता है। जल्दी ही उस प्रतियोगिता की शुरुआत होती है और पूरे के पूरे डेरविस फॉरेस्ट में लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, साथ ही हत्याओं आंकड़ा भी बढ़ जाता है। एपिसोड 400 अच्छी किस्मत और अजीब टोकन। जय, वैशाली और रीना ने अगले 4 दिनों में सारे अड्डों को खत्म कर दिया था जो कि वे कर सकते थे। उन जगहों की तबाही की खबर भी बाहरी दुनिया तक नहीं पहुंची थी।
अब उसकी सूची में केवल 3 ही अड्डे बचे हुए थे, लेकिन उन अड्डों पर मृत्युवीर स्तर का एक डार्क ड्रैगन गार्ड मौजूद था जो कि डार्क ड्रैगन ब्लडलाइन से संबंधित था। यानी कि उनको अगर कुछ भी होता तो डार्क ड्रैगन कबीले के मालिक के पास खबर पहुंच जाती और वो तुरंत जान जाता कि कुछ तो चल रहा है। इस वजह से इस जगह पर पूरी योजना बनाकर जाना बहुत ही आवश्यक था। जय रीना और वैशाली के साथ अगले 2 दिन तक जंगल में उन इलाकों का जायजा लेता है जहां पर वे सभी अड्डे थे। उन तीनों अड्डों के बीच में करीब 7 किलोमीटर का फासला था और उन तीनों के ठीक बीचों बीच एक गुफा मौजूद थी। उस गुफा को बाहर से केवल गुफा ही माना जा सकता था, लेकिन जय ने इन 3 दिनों में इस गुफा की एक भीतरी दीवार के पीछे से एक सुरंग खोद निकाली थी। ये सुरंग तीनों अड्डों तक जाती थी और वापस आती थी। वो उस गुफा के बाहर वैशाली और रीना की मदद से एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मेशन बनाता है। ये फॉर्मेशन बनाने में ही उन तीनों को 5 दिन लगे थे और उनकी सारी ऊर्जा सूख चुकी थी। वे 2 दिन तक अपनी ऊर्जा को रिकवर करते हैं और फिर हमला करने के लिए अपनी योजना पर उतरते हैं। जय दोनों लड़कियों को एक जगह पर छुपने की बोल देता है और खुद एक अड्डे के सामने पहुंच जाता है। वह अड्डा तीनों में से सबसे छोटा वाला था और इस अड्डे पर मृत्युवीर स्तर के शुरुआती चरण का योद्धा था। जय उस बड़े महल के सामने पहुंचता है। उसके वहां पर पहुंचते ही अंदर मौजूद योद्धा जय की उपस्थिति को भांप लेता है, लेकिन जब वह देखता है कि वह वीर रैंक का बच्चा है, वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और एक महावीर स्तर के योद्धा को उसे मारने के लिए भेज देता है। इन दिनों में खतरनाक ट्रेनिंग की वजह से और युद्धों में शामिल होने की वजह से जय, वैशाली और रीना तीनों ही कल्टीवेशन में प्रगति कर चुके थे। जय वीर स्तर के 7वें चरण पर पहुंच गया था और वैशाली और रीना महावीर स्तर में प्रवेश करने ही वाले थे। वे महावीर स्तर पर प्रवेश कर जाते, लेकिन जय ने उन्हें रोक लिया था क्योंकि वह उनके लिए एक पिल बनाने वाला था जो कि उनकी फाउंडेशन को मजबूत बनाएगी और उन्हें सामान्य से ज्यादा ताकतवर बनाएगी। इस वजह से वे दोनों इंतजार करने की तय करती है। जय उस महल के बाहर आसमान में अपने हाथ में एक ज्वाला निकालता है। उसके निकलते ही एक खतरनाक आभा चारों ओर फैल जाती है। वो व्यक्ति जो कि पहले जय को नजरअंदाज कर रहा था, इस चीज को महसूस कर बिना किसी भी देरी के आसमान में उड़ान भरता है और जय के सामने आ जाता है। जय को पता था यही होने वाला है। वो उस आग का एक भाला बनाकर उस व्यक्ति की तरफ फेंकता है। वो व्यक्ति उस भाले से बचने के लिए अपना हाथ आगे करता है। जैसे ही वो भाला उसके हाथ से टकराता है, एक जलन उसके शरीर में फैलती है और उसका हाथ कंपने लगता है। यह महसूस कर उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि मृत्युवीर स्तर पर होने के बावजूद भी यह एहसास उसे एक स्काई फ्लेम ही करा सकती थी। वो कहता है, बच्चे तुम्हारा शुक्रिया जो कि तुम इस मूल्यवान चीज को मेरे पास लेकर आए। अब तुम ये चीज मेरे हवाले कर यहाँ से निकल सकते हो। जय जो कि हवा में खड़ा हुआ था, तुरंत अपनी विंग्स को एक्टिवेट करता है और उन्हें रैन ऑफ स्पीयर्स हमले को कर देता है। उसने 2 तकनीकों को मिला दिया था और अब उसे की पंखें केवल उन तंतु से हमला नहीं करती हैं बल्कि अग्नि से बने हुए स्पीयर से भी हमला करती हैं। जय उस हमले को कर भागने भी वाला था, इस वजह से वो उन विंग्स का इस्तेमाल करता है। वो व्यक्ति अपना हाथ आगे कर एक शील्ड बनाता है और जय के हमले को आसानी से रोकने लगता है, लेकिन उसके पीछे से चीखों की आवाजें आने लगती हैं। वो पीछे देखता है तो पाता है कि जमीन पर मौजूद सैनिक उस आग से जलने लगे हैं। वो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जय पर चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए हिदायत देता हूँ कि तुम इस सब को रोक दो और अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारी मौत कुछ भी होगी लेकिन आरामदायक नहीं होगी। लेकिन उसकी बात के जवाब में कोई भी आवाज नहीं आती है। वो अपनी और ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करके उस हमले को विफल करता है और सामने देखता है। वो पाता है कि सामने जय का नामो निशान नहीं है। वो तुरंत अपने डिवाइन सेंस को चारों ओर फैलाता है और जल्दी ही जय का पता लगाता है। वो आसपास में जय को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। वो वापस नहीं जाता बल्कि खोजता रहता है। वहीं दूसरी ओर जय दूसरे अड्डे के पास पहुंच जाता है और पिछली बार की तरह ही इस योद्धा को भी भड़काता है और अंत आखिरी के साथ वो कुछ अलग तरकीब का इस्तेमाल करता। वो उस बार अपने डिवाइन सेंस को मिटाता नहीं है बल्कि उस व्यक्ति को उसकी जगह का पता लगाने देता है। ठीक इसी समय अन्य 2 भी उसकी जगह का पता लगा लेते हैं, जो सब कुछ जय की योजना में था। जैसे ही वे उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, वो उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है। वे तीनों एक साथ उस गुफा के आगे पहुंचते हैं। जब वे तीनों एक दूसरे को देखते हैं तो तीसरा वाला कुछ गड़बड़ भांप लेता है, लेकिन वो इससे पहले किसी को चेता पाता वे तीनों अपना बाहरी दुनिया से संपर्क करता हुआ महसूस करते हैं और उनके चारों ओर एक शील्ड बन जाती है। यह वही फॉर्मेशन थी जिस पर जय ने पूरे के पूरे 5 दिन काम किया था। इस फॉर्मेशन को केवल बाहर से ही हटाया जा सकता था और इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए एक मृत्युवीर स्तर के अंतिम चरण में मौजूद योद्धा की जरूरत पड़ती है। वे तीनों इस फॉर्मेशन को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यह सारा एक सेटअप था और उन तीनों को यहां पर लाया गया था। उनमें से सबसे जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है,
ये कमीना था कौन, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत भी कैसे हुए हमारे साथ खेलने की। बाकी के दोनों भी गुस्से में थे लेकिन वे अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं। उनमें से सबसे समझदार कहता है, हमें गुस्सा होने की बजाय इस जगह से बाहर निकलने की योजना बनानी होगी, क्योंकि हम इस अंतिम चरण पर कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऊपर से ये भी नहीं पता है कि उस व्यक्ति के साथ कितने ताकतवर लोग हैं, वो क्या करने के लिए आया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस फॉर्मेशन को तोड़कर इसकी जानकारी डार्क ड्रैगन क्लब में पहुंचानी होगी और मदद बुलानी होगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, और इस समय अगर हमारे अड्डों पर लूट हो जाती है तो लॉर्ड डार्क ड्रैगन का ब्रेक थ्रू रुक जाएगा और उनके गुस्से का सामना हम तीनों को करना होगा। दूसरा व्यक्ति कहता है। तीसरा भी इस बात को समझ रहा था। वे तीनों एक साथ एक हमला करते हैं और उसे सोचते हैं कि इतनी ताकत काफी होगी, लेकिन उस शील्ड पर कुछ भी असर नहीं होता है। ये देखकर वे तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वे हमला करना जारी रखते हैं। वहीं पर दूसरी ओर उन तीनों को कैद करने के बाद जय रीना और वैशाली को संकेत भेजता है और लूट शुरू हो जाती है। इस लूट का मकसद केवल खजाने को लूटना नहीं था, बल्कि उस पूरे अड्डे को खंडहर में बदलना था। वैशाली और रीना दोनों मिलकर एक अड्डे पर हमला करती हैं, जय दूसरे अड्डे पर हमला करता है। कुछ ही समय में दोनों के दोनों अड्डे खंडहर में बदल गए थे। इसके बाद वे तीनों मिलकर तीसरे अड्डे को तबाह करते हैं। इस जगह पर से उन्हें बहुत ही सामान प्राप्त हुआ था, बहुत से सनस्टोन और जरूरी चीजें। साथ ही कई दुर्लभ औषधियां भी उन्हें प्राप्त हुई थीं। रीना के हथियार को बनाने के लिए जय को एक डिवाइन आयरन से बनी बड़ी सी तलवार का एक हिस्सा मिल गया था, जो कि एक पुरानी धरोहर लग रही थी। जय पहले सब कुछ अपनी स्टोरेज रिंग में भरता है और जब उसकी पूरी तरह से भर जाती है तो फिर वह वैशाली, रीना और कुछ अन्य स्टोरेज रिंग्स में उन सामानों को भरता है। उसके पास अब इतना सामान था कि वह अपना खुद का एक सेक्ट शुरू कर सकता था। उसे इस वक्त पूरी इंपीरियल सिटी का सबसे अमीर युवा माना जा सकता था। वह सारे सामान को जब छांट रहा था तभी उसकी नज़र एक रिंग पर जाती है। वो रिंग एक सुनहरे रंग के पदार्थ से बनी हुई थी और उस पर एक ड्रैगन की छाया अंकित थी। वो अंगूठी बहुत ही रहस्यमयी आभा रिलीज कर रही थी, जिस जय अच्छे तरीके से महसूस कर पा रहा था। वो उस रिंग के पास जाता है और उसे उठाता है। वो उस अंगूठी को जब हाथ में लेता है तो वह अपने आप से उसका एक कनेक्शन महसूस करता है। गॉडफादर, जो कि जय के हाथ की एक अंगूठी में थे, कहते हैं, सच में तुम्हारी किस्मत के क्या कहने बच्चे। ये प्राचीन समय की उन दुर्लभ कलाकृतियों में से एक है जो कि आज की दुनिया को शर्मिंदा महसूस करा दे। ये एक स्टोरेज रिंग है, लेकिन इसके भीतर की जगह को देखकर तुम हैरान रह जाओगे। इसके भीतर इतनी जगह है कि अभी तक तुमने जो भी सामान लूटा है वह केवल 1% हिस्से में आ जाए। इस अंगूठी को आज के वक्त के लोगों ने सी रिंग नाम दिया है। ये दुनिया में केवल 7 ही मौजूद है, लेकिन तुम्हारी वाली को मिलाकर 8 हो गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम पैलेस में भी यह ज्यादा नहीं है। जय गॉडफादर की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। वो उस अंगूठी को देखता है तो पाता है कि उस पर किसी का भी मालिकाना हक नहीं है। इससे वह समझ जाता है कि यह अंगूठी किसी की भी नजरों में नहीं पड़ी थी, वरना इस तरह के खजाने का किसी को छोड़ देना उसे गड़बड़ ही लगती। वो उस अंगूठी पर अपने रक्त की बूंद डालता है। उसके ऐसा करते ही एक सुनहरे रंग की रोशनी चमकती है और वह जय को पूरी तरह से घेर लेती है। वो अपने मानसिक स्तर का इस्तेमाल करता है और उस अंगूठी के भीतर झांकता है तो उसकी नजरों में केवल एक ही चीज जाती है, और वो थी एक हरित पत्थर का टुकड़ा जो कि सुनहरे रंग का था। सुनहरे रंग का हरित पत्थर इतना दुर्लभ होता है जितना कि रेगिस्तान में मछली। इस तरह का हरित पत्थर उन तकनीकों या फिर लेखों को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको सामान्य हरित पत्थर संभाल नहीं सकता है। जय उस हरित पत्थर को बाहर निकालता है और जैसे ही वो ये करता है एक सुनहरे रंग की रोशनी उसके दिमाग में घुसती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ है। वो बस पाता है कि उसके हाथों में से वो पत्थर गायब हो गया है। वो अपने शरीर को छूता है और आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। वो सोच ही रहा था तभी गॉडफादर की आवाज आती है, जल्दी निकलो, यहाँ से कोई आ रहा है। वो मृत्युवीर स्तर के मध्यम चरण पर है। तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम तीनों को छुपाता हूँ। जय ये सुनकर तुरंत अपने होश में आता है और वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत एक विपरीत दिशा में भागता है, लेकिन जाने से पहले अपनी विध्वंसक आभा की मदद से सामने के नज़ारे को ऐसा कर देता है मानो कि वह हमला अभी नहीं हुआ हो। इसके बाद वह दोनों लड़कियों को कमर से पकड़ता है और अपनी गति पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो डेरविस फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे वाले हिस्से पर नहीं पहुंच जाता है।